सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में कई बड़े खुलासे वकील ने किए। उन्होंने ये बताया कि 8 जून को सुशांत ने रिया को घर से जाने के लिए कहा था। रिया सुशांत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सुशांत ने ही कुछ दिन के लिए रिया को घर से जाने को कहा। रिया ने जाते हुए सुशांत से कहा था कि कोई जरूरत हो तो वो बात कर सकते हैं। सुशांत की बहन उनके घर आ रही थी, इसीलिए रिया को जाना पड़ा। सुशांत चाहते थे कि बहन के आने से पहले रिया चली जाए। आपको बता दें कि अब तक तमाम सवाल क्योंकि इस बात को लेकर भी उठ रहे थे कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर गई थी और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। तो ऐसे में इस टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल थे क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में सुशांत और रिया थे। ऐसे में वकील की तरफ से यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें रिया के वकील ये कह रहे हैं कि सुशांत ने ही रिया को घर से जाने के लिए कहा था। सुशांत के साथ रिया के कैसे रिश्ते थे? रिया और सुशांत दोनों एक दूसरे को कई बरसों से जान रहे थे क्योंकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। 2019 में रिया और सुशांत एक पार्टी में मिले। इसके बाद दोनों के बीच डेटिंग शुरू हो गई। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के घर में काफी समय बिताते थे। दिसंबर 2019 में आखिरकार दोनों मुंबई के बांद्रा में शिफ्ट हो गए और साथ तब तक रहे जब तक रिया ने 8 जून 2020 को सुशांत का घर छोड़ दिया था। सुशांत के परिवार के आरोप पर क्या कहेंगे? उनका आरोप है कि रिया ने सुशांत के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। ये पूरी तरह से बकवास है। 27 जुलाई 2020 तक सुशांत के परिवार से किसी शख्स ने मुंबई पुलिस या किसी दूसरी अथॉरिटी के सामने आरोप नहीं लगाए। रिया ने आत्महत्या, पैसे की हेराफेरी और दूसरे दुरुपयोग जैसे आरोपों से इनकार किया है। मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को रिया के वित्तीय दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। रिया को सुशांत के खाते से कुछ भी नहीं मिला है। उसके सभी इनकम टैक्स रिटर्न को पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने जांच किया है। किसी ने रिया के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं पाया। क्या सुशांत के परिवार रिया सुशांत के रिश्ते को मंजूर नहीं थे? रिश्ते के शुरुआती महीने में जब रिया सुशांत के घर गई तो उनकी बहन प्रियंका और प्रियंका के पति सिद्धार्थ रहे थे। एक रात अप्रैल 2019 के महीने में रिया और प्रियंका पार्टी में गईं। प्रियंका ने खूब शराब पी और लोगों के साथ बदतमीजी करने लगी। इसलिए रिया ने सुशांत से कहा कि सभी को घर लौट जाना चाहिए। घर लौटने के बाद भी सुशांत और उनकी बहन शराब पीते रहे। प्रियंका की वजह से रिया काफी परेशान थी, जिसके बाद रिया ने घर छोड़ दिया। रिया ने सुशांत को सारी बातें बताई, जिसके बाद सुशांत के प्रियंका के साथ बहस भी हुई। उसके बाद सुशांत और उनके परिवार के रिश्ते खराब रहे। सुशांत की मौत के बाद अंतिम संस्कार में भी रिया का नाम नहीं था, इसलिए वो दाह संस्कार में नहीं गई। क्या रिया सीबीआई जांच अभी भी चाहती है? रिया ने हमेशा से कहा कि निष्पक्ष जांच के जरिए सच सामने आना चाहिए। उसने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी है उसमें कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से रिया ने खुद कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सीबीआई को देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। क्या रिया को लगता है कि बिहार पुलिस पूर्वाग्रह से ग्रस्त है? क्या रिया मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट है? बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। गैर कानूनी जांच में रिया शामिल नहीं होगी। बिहार पुलिस ने जिस तरीके से जांच की है उस पर रिया को आपत्ति है। रिया को बिना समन दिए बिहार पुलिस मुंबई चली आई। रिया जांच में सहयोग से नहीं भाग रही है। जिस तरीके से बिहार में जांच शुरू हुई उस पर रिया को भरोसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में राजनीति हावी हो गई है? रिया इसकी शिकार हो गई है? हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त की सुनवाई में जिस तरह से कमेंट किए गए उससे साफ होता है कि इस मामले में राजनीति ज्यादा है और सच्चाई कम। बिहार में चुनाव को देखते हुए ज्यादातर राजनेता फायदा उठाना चाहते हैं। तो देखिए, तमाम आरोप यहां पर लगाए गए हैं रिया के वकील की तरफ से। लेकिन एक बार फिर आपको हम बता दें कि इंडिया टुडे मैगजीन को यह खास इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती के वकील ने दिया और इसमें क्या खुलासा हुआ है। सबसे पहला खुलासा कि 8 जून को सुशांत ने ही रिया को घर से जाने के लिए कहा था। ये बड़ी बात इस इंटरव्यू में सामने आई। दूसरा अहम खुलासा, रिया सुशांत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, रिया चक्रवर्ती के वकील का यह कहना है। क्योंकि देखिए, अभी तक आरोपों के घेरे में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती परिवार के आरोपों के बाद आई हैं, उसके बाद ये तमाम बातें बहुत अहम है। रिया ने घर छोड़ते हुए सुशांत को कहा था कि कोई भी जरूरत हो तो वो बात कर सकते हैं। पांचवा बड़ा खुलासा, सुशांत चाहते थे कि बहन के आने से पहले रिया घर से चली जाए। ये खुलासे किस लिए अहम है, आप इसका भी अंदाजा लगाइए। सुशांत परिवार को मुंबई से दूर जाने के बारे में बताना चाहते थे। ईडी को रिया के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है।
इंडिया टुडे मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ये तमाम बातें रिया चक्रवर्ती के वकील ने की हैं। रिया चक्रवर्ती अब तक इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोपों से घिरी हुई दिखाई दी है, हर एक आरोप का काउंटर आपको रिया चक्रवर्ती के वकील के बयान में यहां पर दिखाई देगा। तो इसीलिए अब ये बहुत अहम है कि आगे ये कानूनी लड़ाई किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि वकील जिस तरह का पक्ष रिया चक्रवर्ती की तरफ से रख रहे हैं, उससे ये दिखाई देता है कि रिलेशनशिप में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जैसा कि सुशांत के परिवार का दावा है। लेकिन इस बीच सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने गवाहों की हत्या का डर जताया है। नीरज सिंह का कहना है कि गवाहों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने आत्महत्या की थ्योरी पर भी सवाल उठाए हैं। मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में जो गवाह हैं उन्हें उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए, किसी भी चीजों से इनकार नहीं हो सकता है जिस तरह से मुंबई में हर कुछ चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। और इन तमाम चीजों के लिए सीबीआई का सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्शन में आके काम शुरू कर दे। पूरा देश चाह रहा है, लाखों लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई तुरंत जल्द से जल्द काम शुरू करे, नहीं तो पता नहीं वहां मुंबई पुलिस क्या करेगी, कौन सा विटनेस को खत्म कर देगी। ये तमाम एक दुखद पहलू है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इन चीजों पर तुरंत एक्शन हो और सारे गवाहों को सही रखा जाए और जो भी चीजें सामने हैं उन्हें सामने लाया जाए और घटना का पूरे तौर पर पर्दाफाश हो, जो दोषी है वो गिरफ्तार हो और कोई निर्दोष न फंसे, ये हम लोग भी चाहते हैं। मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। हम तो उस समय भी बोले थे कि जहां घटना घटी उस जगह को सील तक नहीं किया और कोई किसी का नाम एंट्री नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं तय किया और हवाबाजी कर रहे थे, इनसे पूछताछ उनसे पूछताछ। आखिर आप कौन सा पूछताछ कर रहे हैं? मुंबई पुलिस सही बोला है कि मैंने व्यावसायिक ढंग से पूछताछ कर रहे हैं, तो वो व्यावसायिक ढंग से जरूर पूछताछ कर रहे हैं। वो तमाम बड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि अपना उनका व्यवसाय ठीक हो जाए। जिन दोषी से पूछताछ करना चाहिए उनसे तो आप शुरुआती पूछताछ नहीं की। जो घर का स्टाफ है, आप सबसे पहले उनसे पूछताछ करना चाहिए, उनको कस्टडी में लेना चाहिए कि तुमने पंखे से उतार कैसे दिया। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है, इसका फोटो कहां है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? वो हरा कुर्ता है या शर्ट है या किसी का दुपट्टा है या चादर है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये तमाम चीजें जांच का विषय बिल्कुल नहीं दिखाया गया। उस कमरे को सील करना चाहिए, कमरा तक सील नहीं किया गया। बाद में मैं फोटो देख रहा हूं, किसी चैनल पे देख रहा था कि उसको रंग पेंट कर दिया गया है। परिवार के तमाम आरोप, लेकिन इस बीच अलग अलग वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के सामने आ रहे हैं जो उनके परिवार की तरफ से रिलीज भी किए गए हैं। सुशांत जब 14 साल के थे तब पहली भांजी मल्लिका का जन्म हुआ था और ऐसे में दोनों के बीच एक अलग किस्म की बॉन्डिंग थी। सुशांत की गोद में खेलने वाली मल्लिका अब 21 साल की हो गई हैं, लेकिन ये तस्वीर अब जब आप देखते हैं तो इससे न सिर्फ सुशांत की जिंदा दिली का अंदाजा होता है, बल्कि सवाल इस थ्योरी पर भी खड़े होते हैं जो बार बार सुशांत के डिप्रेशन को लेकर बयान दिए गए। क्योंकि परिवार ये वीडियोस इसीलिए रिलीज कर रहा है क्योंकि वो सुशांत के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू जाहिर करना चाहता है। ऐसे में बीते कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की जो वीडियो सामने आए, किसी में वो भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। चने के खेत में हुई चोरी, चने के खेत में। Now there's something weird with the face, on my eyes, on my hands. I don't know what it is. My food is... तो परिवार लगातार हत्या का शक जता रहा है। परिवार के वकील विकास सिंह ने रिया को ही सुशांत की मौत का जिम्मेदार माना है। सुशांत की मानसिक स्थिति हमारे हिसाब से कभी गड़बड़ थी ही नहीं परिवार के हिसाब से, और 2019 तक तो वो बिल्कुल बुलंदी पर थे।
जब तक रिया उनके लाइफ में नहीं आई। जब से आई तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, कैसे प्रॉब्लम इन्होंने स्टार्ट किए, किस तरह से उन्होंने उनकी मानसिक स्थिति खराब की, क्यों परिवार को नहीं जोड़ के रखा, इसको अगर कोई मामले बहुत सीरियस था तो क्यों परिवार को नहीं जोड़ा। तो हमारा तो पूरा केस ही इसी पर निर्धारित है। और जब छोड़ के गई तो परिवार के किसी को बता के नहीं गई कि अगर कोई मान लीजिए दवाई चल रही है, कोई स्ट्रांग मेडिकेशन चल रहा है, तो कम से कम छोड़ के जा रही थी, फोन ब्लॉक कर दिया, कम से कम बता के जाती परिवार के किसी सदस्य को कि भाई इनका ये ख्याल रखिए, ये इनकी प्रॉब्लम है। तो हमारा पूरा जो अबेटमेंट टू सुइसाइड है इस पे निर्धारित है। अब जिस तरह की बातें आ रही हैं कि हो सकता है मर्डर भी हो तो भी वही एक्यूज होंगे, क्योंकि उन्होंने सारे स्टाफ बदल दिए। अब स्टाफ क्यों बदले, क्योंकि कुछ ऐसा करना चाहती थी जो चाहती थी उनके नियंत्रण में रहे, जो भी घर में हो रहा है। तो इसलिए वो सारे लोग जो बदल दिए उन्होंने, तो इसलिए किसी भी हाल में परिवार का ये स्पष्ट मानना है कि रिया चक्रवर्ती वही दोषी होंगी और कोई दोषी नहीं हो सकता, चाहे डायरेक्ट अबेटमेंट टू सुसाइड में डायरेक्टली या कॉन्स्पिरेसी में फॉर मर्डर इनडायरेक्टली। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने गवाहों की हत्या का डर जताया है। नीरज सिंह का कहना है कि गवाहों को धमकाया जा रहा है और उन्होंने आत्महत्या की थ्योरी पर भी सवाल उठाया। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। हमारे साथ नीरज बबलू, सुशांत सिंह के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक मौजूद हैं। नीरज जी, नए तथ्य सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे गवाह भी सामने आ रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं जब सीबीआई जांच इसमें होगी। क्या आप मांग करते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, सही बताया आपने कि पर डे कुछ नए लोग सामने आ रहे हैं जिनको लगता है कि नहीं ये हत्या हुई है, और उनके जानकारी में अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं खोलना चाहता है, बताना चाहता है, उनको अंतरात्मा से आवाज़ अगर जग रही है तो ऐसे लोग को हम आह्वान भी करते हैं कि अगर कुछ है तो आप आएँ, बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वहाँ का माहौल बना हुआ है, जो गवाह है कुछ बोलने से डरता है, तो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का माहौल वहाँ बना हुआ है। तो हम चाहेंगे कि मुंबई पुलिस से हम आग्रह भी करते हैं कि जो इस तरह के विटनेस है उनको आप सुरक्षा देने का काम करें, और जो भी तथ्य है उनको छेड़छाड़ न करके उनको बचाने का काम करें। ये सबसे आवश्यक है ताकि आने वाले दिन में सीबीआई को सुविधा पहुंच सके। सीबीआई अगर आती है जांच को तो उनको गवाह मिल सके, उनको सबूतें मिल सके। ऐसा न हो कि गवाह भी खत्म हो जाए और सबूत भी नष्ट हो जाए। तो ये चीजें को मुंबई पुलिस कम से कम सहेजे, जो गवाह है उनको सुरक्षा दे, ये हम लोग जरूर चाहते हैं। नीरज जी, आपको इस बात की क्या आशंका है कि गवाह के साथ कुछ हो सकता है, जो आज मान लीजिए टेलीविजन चैनल्स पे आके अपनी बात कह रहे हैं, आपको उनको लेकर कुछ लगता है, अंदेशा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है और उसे आत्महत्या करार दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जब हत्या किया जा सकता है तो उसके विटनेस का हत्या क्यों नहीं किया जा सकता है? ये कहीं से इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। मुंबई में जो कुछ हो रहा है, जो हत्याएं हत्या हो जाती है, बॉडी को नग्न फेंक दिया जाता है और उसको आत्महत्या करार दिया जाता है, तो ये तो डेंजरस बात है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी लोग सामने आ रहे हैं, जो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले, उन्हें सुरक्षा मिले और किसी भी तरह का कोई घटना नहीं घटे किसी भी गवाह के साथ, ये जरूर चाहते हैं। और ये आशंका है हमको कि जो गवाह आ रहे हैं कहीं उसके साथ कोई गड़बड़ काम ना हो। कुछ गवाह आपके ऐसे नज़र में है जिनको आपको लगता है, किसी का आप नाम लेना चाहेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूर महत्वपूर्ण है सीबीआई जांच के लिए? देखिए, अभी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो हम लोग अभी नाम का खुलासा हम लोग अपने स्तर से नहीं करना चाहते हैं, फिर उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग खुद नाम नहीं बोलना चाहते, लेकिन बहुत सारे गवाह हैं जो सीबीआई का वेट कर रहे हैं, जो सीबीआई को बताना चाह रहे हैं, किसी और को नहीं बताना चाह रहे। तो ऐसे लोगों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, हम ये आग्रह करते हैं। पुलिस साहब चाहते हैं इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए, अभी तक दिया नहीं गया है? बिल्कुल सुरक्षा हम समझते हैं कि देना चाहिए। जो लोग बोलते हैं, जो लोग इस तरह के हैं, उनको सुरक्षा देना चाहिए। जो एविडेंस है उन्हें बचाना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। आपके सवाल, आपको अंदेशा है कि अगर कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो कोई गवाह के साथ कुछ हो जाता है तो फिर केस काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा आने वाले दिनों में? फिर देखिए, जो स्थिति इस केस का बना हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल डर रहे हैं, और सीबीआई का जांच जब शुरू हो जाएगा तो बहुत सारे एविडेंस है। हमको नहीं लगता कि कितने एविडेंस को ख़त्म कर पाएंगे। इतने सारे एविडेंस है, इतने सारे चीज़ें हैं वहाँ पर, और जो ख़त्म नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए खतरा जरूर है कि कोई अगर विटनेस है, कोई आना चाह रहा है, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं प्रभावित तो जरूर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह का घटना वहाँ घटा है, ये हम नहीं समझते कि इसको दबा पाना अब संभव है। तो नीरज बबलू यहाँ साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि जो कुछ गवाह आज टेलीविजन चैनल्स पे आके अपनी बातें कह रहे हैं,
उनके जान को खतरा भी हो सकता है आने वाले दिनों में जब सीबीआई जांच। तो नीरज सिंह बबलू को आप यहां सुन रहे थे, वो अभी भी तमाम आरोप लगा रहे हैं और गवाहों की जान पर खतरा बता रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। एक बार फिर उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले कोरोना से पीड़ित हुए थे अमित शाह, लेकिन घर लौट आए थे। लेकिन अब एक बार फिर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है। ये खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। कोरोना से संक्रमित हो गए थे अमित शाह, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद जानकारी दी थी ट्वीट करके कि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और उसके बाद फिर वो घर लौट आए थे। लेकिन देर रात उन्हें फिर से एम्स में भर्ती कराया गया है। हमारे साथ मिलन शर्मा इस वक्त मौजूद है और जानकारी के साथ। अब मिलन, क्या जानकारी मिल रही है, कैसी तबीयत है अभी गृह मंत्री की? देखिए, फिलहाल खबर ये है कि अमित शाह जी को देर रात 2 बजे एम्स में एडमिट कराया गया। उनको हल्का सा बुखार रिपोर्ट हुआ था और तुरंत ही किसी भी प्रिकॉशन को साइड में ना रखते हुए उनको एम्स में एडमिट कराने की सलाह दी गई थी। वो फिलहाल ओल्ड प्राइवेट वार्ड में एडमिटेड हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है और फिलहाल स्थिति उनकी सामान्य है। किसी भी तरीके का उनको कोविड से रिकवरी के बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो मॉनिटर करने के लिए एडमिट कराया गया है। और हम बता दें कि हल्का सा बुखार उनको रिपोर्ट हुआ था। फिलहाल एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनकी टीम उनका ध्यान रख रही है और स्थिति फिलहाल उनकी सेहत की सामान्य है, लेकिन फिलहाल वो एम्स में एडमिटेड हैं। कुछ ही दिनों पहले वो घर वापस आए थे क्योंकि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। अब भी उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव ही है, लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी को इस वक्त एम्स में दाखिल किया गया है। शुक्रिया मिलन आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब देखिए गुजरात में जल ग्रहण। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सूरत जैसा शहर पिछले 5 दिन से पानी में डूबा हुआ है। वडोदरा में नदी में रहने वाले मगरमच्छ शहर में घूमते दिखाई दे रहे हैं। कच्छ में कंटेनर तैर रहा है। ऐसी तस्वीरें जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। जूनागढ़ के जंगलों में शेरों की बजाय बांध और झरने दहाड़ रहे हैं। गुजरात में ऐसी भयावह तस्वीर शायद ही इससे पहले कभी सामने आई हो। गुजरात में हालात भयंकर। दिन रात बारिश मूसलाधार, लबालब भरे बांधों का हाहाकार, झरनों की डराने वाली दहाड़, नदियां खतरे के निशान के पार। बारिश भयंकर, मगरमच्छ शहर के अंदर। नदियों में उफान, जोखिम में जान। कब थमेगा कुदरत का ये कहर? कब तक डूबते रहेंगे गांव और शहर? सूरत, कच्छ और वडोदरा, गुजरात के ये 3 शहर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। सूरत में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वेनिस की तरह तैरता हुआ शहर बन गया है। वहीं वडोदरा में सैलाब के साथ खतरनाक मगरमच्छ भी शहर में घुस आए हैं। भारी बारिश, बाढ़ से गुजरात बेहाल।
वडोदरा में मगरमच्छों से मचा हड़कंप। तैरता शहर बन गया सूरत। कच्छ में तैरने लगा भारी भरकम कंटेनर। दक्षिण गुजरात पर बारिश जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो गई। इससे कई शहर त्राही कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं डायमंड सिटी सूरत का हाल, जो वेनिस की तरह तैर रही है। सूरत की सूरत सैलाब ने किस कदर बिगाड़ रखी है, ये ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों में देखिए। यहां से वहां तक शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमान लगातार बरस रहा है। महज 6 घंटों में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते जब सूरत डूबने लगा तो पुलिस थाने भी बच नहीं सके। यहां का कड़ोदरा पुलिस स्टेशन पानी में डूब गया। थाने में पानी भर गया और पानी पानी हो चुके थाने में तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाने पर मजबूर हैं। यही जज्बा सूरत के लोगों ने 2 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिखाया। सारोली इलाके की कपड़ा मार्केट में लोगों ने पानी में खड़े होकर भी तिरंगे को सलामी दी। भारी बारिश की वजह से सूरत और सौराष्ट्र दोनों ही जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वही मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में अहमदाबाद समेत उत्तर गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। वडोदरा में पानी के साथ साथ लोगों को पानी में तैरता खतरा डरा रहा है। पिछले 24 घंटे से बारिश थमी है, लेकिन विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से मगरमच्छों ने शहर का रुख कर लिया है। पानी में तैरते हुए ये मगरमच्छ रिहायशी इलाके तक पहुंच गए। इन्हें देख लोग दहशत में आ गए। वन विभाग और जानवरों से होने वाली क्रूरता रोकने वाले संगठन के लोगों को लगातार मगरमच्छों की जानकारी मिल रही है। जानकारी मिलते ही ये मौके पर पहुंच रहे हैं और मगरमच्छों को पकड़कर लोगों का डर दूर कर रहे हैं। दरअसल वडोदरा में विश्वामित्री नदी के किनारे करीब 27 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहां भारी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। मॉनसून के दौरान जब भी नदी उफान पर आती है, मगरमच्छ शहरों तक चले आते हैं। लोगों के साथ साथ मगरमच्छों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही है। कच्छ में भारी बारिश के चलते लोहे का कंटेनर भी तैरता नजर आया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से कंटेनर तैरने लगा। वहीं मुंद्रा के इंडस्ट्रियल एरिया में कमर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग लकड़े का इस्तेमाल बोट की तरह करते दिखे। सूरत में संजय सिंह राठौड़ और वडोदरा में वशिष्ठ शुक्ला के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। एक तरफ जहां गुजरात के शहर बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ गांव का हाल और भी बुरा है। जूनागढ़ और ऊना में भारी बारिश के बाद बांधों के गेट खोलने पड़े। नतीजा ये हुआ कि यहां की नदियां उफान पर हैं। इन नदियों ने लोगों का रास्ता रोक रखा है, जिसे लोग अब पार करने का जोखिम भी उठा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। सौराष्ट्र और कच्छ में बादल खूब बरसे हैं। नवसारी के कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद 500 लोगों को सुरक्षित इलाके में भेजा गया है। पूर्णा नदी के बढ़ते जल स्तर से प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया था। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना है। ये इस वक्त चक्रवाती रूप ले चुका है। इसका एक बड़ा हिस्सा गुजरात के ऊपर भी है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि 2 दिन बाद गुजरात में भारी बारिश होगी। 19 अगस्त में एक नया लो पर बनेगा। ओके, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले पांचों दिन गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में एट मोस्ट प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा एंड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग अगले 4 दिनों में ही है, बोथ गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ। डे 1 में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का भी है। डे 1 में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल है एंड डे 5 में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ओनली हेवी रेनफॉल का वार्निंग है।
इस समय तक गुजरात के लगभग 80% हिस्से में बारिश हुई है। अगले 4 से 5 दिनों में इसका दायरा और बढ़ेगा। नवसारी में रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के समस्तीपुर में बागमती की लहरें बौराई तो फिर जैसे कयामत आ गई। अभी भी बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। समस्तीपुर में बाढ़ की विभीषिका की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। जहां तक निगाह जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। समस्तीपुर जिले के 9 प्रखंड के 135 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 1,30,000 लोगों पर बाढ़ ने सीधे असर डाला है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांवों से लेकर खेत खलिहानों तक कैसे बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। लोगों के घर पानी में डूबे हैं, मंदिर भी डूबे हुए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया की बात भूल जाइए, जहां भी देखिए बस नाव ही चलती नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर दरभंगा सड़क पर दोनों तरफ बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। बागमती और करेह नदियों के पानी ने यहाँ कोहराम मचा रखा है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी में बुरी तरह प्रभावित हैं। इन गांवों का जिला मुख्यालय से लेकर अन्य जगहों से सड़क मार्ग से संपर्क टूट चुका है। आवाजाही का एकमात्र साधन नाव ही है। बागमती नदी के उफान में पंचायत भवन डूब गया। सड़कों पर नाव चल रही है। घरों से बाहर आने का सहारा अब नाव ही है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क के बोर्ड सड़क पर लगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं सड़क दिखाई नहीं दे रही। ग्रामीण सड़क पर ही अपने जानवरों को नहला धुला भी रहे हैं। जिनके घर पानी में डूब चुके हैं वो सड़क पर आ गए हैं। तंबुओं में जीवन यापन चल रहा है। बाढ़ में जिंदगी की खुशियां जैसे बह गई हैं। और हम लोग का पूरा पंचायत जो है सो बाढ़ में पूरा तरह से एक तरह से फंस गया है, पूरा डूबा हुआ है। बहुत से घर गिर भी गए हैं। आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है सही से। यहाँ सब लोग रोड किनारे जो है सो किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार के तरफ से तो सुनने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ सही ढंग से हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। किसी तरह से अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं सब लोग। क्योंकि एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ बाढ़ की मार है, और दोनों के समय में अगर लोगों तक अगर राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है तो वो चिंता की विषय है। सरकार को चाहिए जो कहीं न कहीं इसको उस जांच के दायरे में लाकर के लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम करनी चाहिए। इस बाढ़ की विभीषिका के बीच भी महिलाएं पूजा करने के लिए पूजा सामग्री ले जाती दिखी। बाढ़ का कहर अपनी जगह और आस्था की डगर अपनी जगह। धीरे से सीवान में बाढ़ से कई पेड़ गिर गए। एक पेड़ के नीचे दबे शख्स को एनडीआरएफ ने कुछ इस तरह रेस्क्यू किया। गया में नेताजी बाढ़ पीड़ितों से मिलने निकले और उनको भी बाढ़ के पानी से गुजर कर जाना पड़ा। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा रखा है। इसमें शामिल है समस्तीपुर, अररिया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, दरभंगा, पटना, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी और कटिहार। कभी कोसी का कहर तो कभी बागमती की लहर। बिहार में हर साल इस मौसम में बाढ़ की विभीषिका दिखाई पड़ती है। हर साल पुख्ता इंतजाम के दावे होते हैं, लेकिन हर साल बिहार के तमाम इलाकों में बसे लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के 8 जिलों में बाढ़ और बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। सरयू, घाघरा और गंगा जैसी नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से तराई के इलाके जलमग्न हैं। तबाही का ये मंजर देखिए। बाढ़ की ये बर्बादी देखिए। सैलाब ना तो अमीर गरीब देखता है और ना ही ऊंच नीच।
सैलाब के रास्ते में गांव, कस्बा, शहर जो भी आता है वो उसे बर्बाद करके ही मानता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की ये तस्वीरें यही कहानी बयां कर रही हैं। सरयू नदी में इन दिनों आफत वाली बाढ़ आई हुई है। सरयू की लहरें जैसे काल बनकर उफना रही हैं, जैसे सब कुछ अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। सरयू नदी के इस विकराल रूप से 55,000 लोगों की आबादी प्रभावित है। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते तराई क्षेत्रों के दर्जनों गांव और खेत खलिहान सब डूब गए हैं। नदी की कटान से खेतों के साथ साथ कई घर भी नदी की लहरों में समा गए हैं। हालात ये हैं कि खेतों में अब नाव चल रही है। सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। घरों में रखा अनाज और दूसरी रसद सामग्रियां खराब हो गई हैं। यहाँ कटान इतनी तेजी से हो रही है, कोई ख्याल खबर ले नहीं रहा है। यहाँ पर जो कोई आता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से देखभाल के चले जाते हैं, वीडियो बना के कुछ करते नहीं है। जहाँ तक देखिए हर तरफ पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। पानी में डूबे घरों से निकलने के लिए लोगों के पास सिर्फ नावों का ही सहारा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाढ़ के पानी से कुछ इस तरह साइकिल पर बिठाकर निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में बाढ़ और बारिश ने आफत मचा रखी है। जिन जिलों में नदियों की बाढ़ से तबाही मची है वो हैं फैजाबाद, बाराबंकी, बदायूं, बलिया, बलरामपुर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद और कुशीनगर। उधर गंगा में बाढ़ के चलते बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हाल बेहाल है। गंगा तट पर बने 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट चुका है। गंगा नदी पूरी तरह से लबालब है। इसके चलते दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती को और ऊपर की तरफ स्थानांतरित कर दिया गया है। गंगा में आई बाढ़ के चलते आरती स्थल के सभी 7 प्लेटफॉर्म जलमग्न हो गए हैं। बहराइच से रामबरन चौधरी, बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ सुशांत मेहरा, नोएडा, आज तक।